तो सर जैसा कि हम आज जो विषय लेकर आए हैं वो जातिगत जनगणना जो संविधान में कहाँ पर उसकी उसका उल्लेख है कि जातिगत जनगणना ये संघ सरकार की सूची में शामिल है या राज्य सरकार की? मतलब कि ये राज्य सरकार का दायित्व होता है या संघ सरकार का? ये हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज का जो विषय है क्योंकि अभी लगातार अभी बात चल रही है खास तौर पे जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो जातिगत जनगणना की बात चल रही है क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी उसको जनगणना के आधार पर ही उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उसको नकारती आई है। तो इस इस विषय पर हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जातिगत जनगणना संघ सूची में शामिल है या राज्य सरकार का दायित्व है? तो इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। जी सुभाष विश्वकर्मा सर। ठीक सर। सर सर अपनी तो बात सबसे रखें पहले सर तो इस विषय पर। हाँ, सबसे पहले तो सर एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क और उनके दर्शकों का मैं यहाँ अभिवादन करना चाहूँगा, क्योंकि इस बड़े प्लेटफार्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। तो सर मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो जनगणना जातीय जनगणना या जनगणना सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो वो संघ सूची में आता है। जो संविधान ने प्रावधान किया है, एक आर्टिकल 246 है, उसका खंड 1 और 2 और 3 के अंदर 7वीं अनुसूची में और सूची 1 के अंदर संघ सूची है। और संघ सूची में 69 पॉइंट पे हमारे जनगणना का एक ऑप्शन संविधान ने दिया है कि जनगणना जो करवाएगी वो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही करवाएगी। और ये सूची भी संविधान ने 3 दी हैं। उनमें से एक हमारी संघ सूची है, दूसरी हमारी राज्य सूची है और तीसरी हमारी समावर्ती सूची है। तो एक जैसे आप देखते हैं, मान लो विदेश से की जो भी नीतियां हैं वो संघ सूची के ये यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। बीमा का अगर हम बात करें वो भी केंद्र सरकार की सूची में आता है। और इसी तरीके से हम जैसे कोई युद्ध के बारे में कोई निर्णय लेना है तो वो भी केंद्र सरकार ही लेती है। तो जनगणना का भी विषय उसी प्रकार से है। तो स्वराज्य को जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में और आपका उड़ीसा के अंदर जो यहाँ से एक प्रस्ताव पास किया गया विधानसभा में, उन्होंने ये पास किया है कि जनगणना होनी चाहिए और जातीयवार जनगणना होनी चाहिए। अगर जातीयवार जनगणना होती है तो जो संविधान हमारे को कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसके पीछे क्या है कि जितनी जिसकी जनसंख्या है, तो जनसंख्या का मतलब ये हुआ कि जो भी जैसे स्टार्टिंग हम मैं बताता हूँ आपको कि 1872 से अंग्रेजों ने जनगणना शुरू करवाई। और वो फिर जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया वो 1878 तक, यानी कि उसको 6 साल लग गए। और फिर 81 में फिर जनगणना करवाई। और ये इसी तरीके से फिर उसके बाद मतलब 91 में हुई, 1891 में फिर मतलब उससे मतलब 31 तक इसी तरीके से जातीय जनगणना होती रही। और 1931 के अकॉर्डिंग जो जातीय जनगणना है उसमें ओबीसी 52% का है। और 1931 से लेकर के और आज अगर हम 2021 की बात करें सेंसस की, तो उसको 90 साल हो गए हैं। तो उनकी संख्या नेचुरल है कि वो ज्यादा बड़ी होगी। और इसमें हम पूरा देश का हम देखते हैं कि जैसे एससी की कास्ट बेस्ड सेंसस होती है और इसी तरीके एसटी का भी होता है। पर उसके आंकड़े भी मतलब जैसे तैसे करके सरकार देती है, पर ओबीसी का बिल्कुल नहीं देते। ओबीसी के पीछे ना देने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो उनका हिस्सा है, यानी कि मैं ये बताऊं कि आज वो 60% के या 70% का ओबीसी है देश के अंदर, तो उसको 27% मिला हुआ है। और 27 में से भी ये मान के चलो फर्स्ट और सेकंड क्लास में उन्होंने 6.9% ही भरवा पाए हैं। और थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखते हैं तो उसमें 11-12% तक मतलब अभी तक वो भरवा पाए हैं, जितने भी नौकरियों की बात करते हैं। तो हमारा संविधान ये कहता है कि जितना भी देश के संसाधन है
देश के संसाधन कौन से, जैसे जमीन है, उसके बाद उद्योग धंधे हैं हमारा, उसमें आप देखते हैं जितने भी ये खनिज पदार्थ की खदानें हैं, और उसमें पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसियां हैं, और बड़ी बड़ी ऑटो एजेंसी हैं, और उसमें नौकरियां हैं। तो ये देश के संसाधन हैं, और इन संसाधनों का इस देश में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ बंटवारे की है, बंटवारा ठीक से नहीं होता। तो ओबीसी के साथ मतलब शुरू से ही मैं ये कहता हूँ कि जो अ, गुलाम भारत में जब जातीय जनगणना हो सकती है, तो आजाद भारत में क्यों नहीं। अगर आजाद भारत में अगर हम जनगणना करवाते हैं, जैसे हम मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 31 के बाद 1941 में जातीय जनगणना हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से मतलब वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए, और उसके बाद 47 में हमारा देश आजाद हो जाता है। फिर 51 में हम आते, 1951 में आते आते, तो वहां पर तो जातीय जनगणना नहीं होती। उसमें नेहरू की सरकार आती है, तो एक आर्टिकल 340 है संविधान के अंदर, जो स्पेशली बैकवर्ड के लिए लिखा गया है। और बैकवर्ड भी कौन सा, वो वाला बैकवर्ड जो जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। यानी कि हम है तो सारे बैकवर्ड क्लास ही हैं, एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी, और जो माइनॉरिटी है उसके अंदर भी मतलब बैकवर्ड क्लास है। तो इसकी जो आज के टाइम में अगर काउंटिंग करवाई जाए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि कोई भी मान लो नौकरियों को लेके जाते हैं कि हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ, तो हम कोर्ट में केस लगाते हैं, और वहां जजेज ये कह के मना कर देते हैं कि हमारे पास जो जातीय आंकड़े हैं वो नहीं है, वो 1931 के हैं। और 1931 में जो जातीय आंकड़े दिए गए हैं वो 52% के हैं। तो 52% को 27 मिला, और 27 में से हम कुछ नहीं मतलब अभी तक कर पाए। तो अगर हम देखते हैं तो अभी 40 केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, उसमें ओबीसी का एक भी जो प्रोफेसर है वो नहीं रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नहीं रहा, और जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो भी नहीं रहे। और अगर केंद्रीय कैबिनेट सचिव में देखते हैं हम, तो उसमें भी 89 सचिव हैं कैबिनेट के, तो उसमें भी ओबीसी की जो हिस्सेदारी है वो ना के बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 26 जज हैं, उनमें से मतलब एक ही मतलब एससी का है, बाकी मतलब 25 सारे सवर्ण कास्ट से हैं। तो ये जो इस तरह का एक सिनेरियो है पूरे देश के अंदर, तो जो जनगणना ना होने की वजह से ये सारा का सारा जो उनकी हिस्सेदारी खत्म कर रहे हैं लोग। अब कांग्रेस ने भी ऐसा किया, और बीजेपी भी अंदर लगातार ऐसे कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने, मैं आपको बताऊं कि 3 बार ऐसा किया। पहली बार तो इन्होंने देखा 1991 की बात करूं, 91 भी मतलब इन्होंने जनगणना नहीं करवा पाई, और उसमें इन्होंने क्या किया कि सरकार को गिरवा दिया, ताकि वो जातीय जनगणना ना हो पाई। फिर 2001 में फिर सरकार आई बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार आने के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर मना कर दिया कि जातीय अगर जनगणना करवाते हैं तो उसमें जातीय दंगे होंगे, यानी कि जातीय भेदभाव ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह की पली दे करके मतलब उस टाइम में नहीं करवाया। और अभी आप ये 2021 की जब सेंसिस आई, तो इसमें एनसीआर, सीए और दुनिया भर का अड़ंगा अड़ा दिया, और उसमें भी अभी तक मतलब जातीय जनगणना करवाने के मूड में नहीं है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही बात है, एक ही मकान के दो दरवाजे हैं, दो गलियों वाले, किसी भी साइड से आप आएंगे तो उसी साइड से ही मतलब आप लोग देखते हैं, तो अंदर वही बैठे हुए हैं लोग। अभी इसमें मैं थोड़ा सा जैसे मंडल कमीशन की आर्टिकल 340 के तहत हमारा एक काका कालेलकर नाम का आयोग बना, और उसमें काका कालेलकर आयोग में ये कहा गया कि बैकवर्ड क्लास का अभी भी 52% से भी ऊपर प्रतिनिधित्व है, क्योंकि उस टाइम में भी कास्ट के सेंसेस जो अगर हम देखते हैं तो जातीय जनगणना 1931 की ही ली गई उन्होंने भी, और उन्होंने वो सारा जो जनगणना की और जनगणना करके रिपोर्ट दे दी 55 में नेहरू को। और नेहरू को रिपोर्ट देने के बाद नेहरू ने वो उस रद्दी की टोकरी में रखा उसको,
और उसके बाद फिर वो मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 के अंदर। और 1977 में जैसे ही मोरारजी की देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े काका कालेरा आयोग के ये पुराने हो चुके हैं और हम एक नया आयोग बिठाएंगे और उसके तहत ही हम आगे जा करके उसका जो रिपोर्ट आएगी वो लागू करेंगे। तो फिर 1978 में एक आयोग और बनाया गया जो बीपी मंडल के नाम से था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के यादव थे और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। उस आयोग का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने 2 साल में अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट देने के बाद फिर उसके बाद 1984 वो भी ठंडे बस्ते में रही। 1984 में मतलब इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर राजीव गांधी की सरकार आती है तो राजीव गांधी भी कुछ नहीं कर पाए, वो रिपोर्ट यूं की यूं रखी रही। उसके बाद आगे चल करके एक सरकार बनती है, मिली जुली सरकार। यहाँ हमारे हरियाणा से ताऊ देवीलाल थे और वीपी सिंह जी थे और बहुत सारे ऐसे जो नेता थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनता दल बनाया। और जनता दल की एक उसकी मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये था कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। ये एक लुभाना वादा था जो ओबीसी के लोग ताकि हमारे तरफ वोट करें, तो उसके लिए एक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा और ओबीसी ने उसको वोट भी दिया और वोट बीजेपी के अलायंस में आई। और बीजेपी के अलायंस में उस टाइम के जो गृह मंत्री थे लावानी थे, उन्होंने एक सोमनाथ से लेकर के और समस्तीपुर बिहार तक एक रथ यात्रा निकाली ताकि उस डायरेक्ट ना गिरा करके सरकार को, तो उससे पब्लिक को पता चल जाएगा। और उन्होंने मतलब एक जो मंडल को कमंडल में कन्वर्ट करने का काम किया। और आगे चल करके मतलब उन्होंने इस तरह के नारे गूंज उठे पूरे देश के अंदर, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरह के नारे मतलब पूरे देश के अंदर गूंजे। और पूरे देश में गूंजने के बाद और सारे ओबीसी को, जहां मंडल से करोड़ों नौकरियां निकलनी थी उनके लिए, वो ना करके देश के संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी बढ़नी थी, तो उसको कमंडल की तरफ खींच के लेके गए। और वहां जाकर के उन्होंने जो बाबरी मस्जिद है अयोध्या के अंदर वो गिरवा दी ओबीसी के लोगों से। मिला कुछ नहीं। और पीछे से मतलब वहां वो दंगा करवा करके पीछे से मतलब सरकार गिरवा दी जो जनता दल की सरकार थी। फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, इंदिरा साहनी ने केस लगाया और केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बदमाशी की बैकवर्ड क्लास के साथ। खासकर एक बदमाशी तो ये कि इन्होंने 50% की सीलिंग लगाई उसके ऊपर, और दूसरी बदमाशी ये की कि ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगा दिया। और क्रीमी लेयर में अभी 2017 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 314 आईएएस जिन्होंने पीर फकीर अपना लाडू बांट दिए थे, पतासे बांट दिए थे, और उसके बाद मतलब वो बच्चे वहां से क्रीमी लेयर की वजह से हटा दिए गए। और उसकी वजह से 2 आदमी तो उसमें से सुसाइड भी करके चले गए। तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर हमारे देश में रहा है कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक जो देश में नीतियां बनती है, जो योजनाएं बनती हैं, तो आपको किस तरीके से बेनिफिट देंगे। तो इसमें जो सो कॉल्ड सवर्ण कास्ट है वो मतलब उनका हिस्सा खा रही हैं और उनमें अवेयरनेस की कमी है, वो अवेयर नहीं हो रहे अभी तक। और जब वो अवेयर हो जाएंगे तो उसके बाद मतलब ये लोग एक पूरा संगठन के साथ जुड़ेंगे, संगठन के साथ जुड़ करके और फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो फिर मतलब उनको अपनी हिस्सेदारी वो ले लेंगे, अदरवाइज तो फिर वो अपनी सरकार भी बनाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो अगर वो हिस्सेदारी दे पाए।